वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 जो प्रीवियस वीडियोस मैंने यूट्यूब पर पोस्ट करी थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब मैं सिखाने वाला हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3 में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पहले जानेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर हमें सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट ओनर ने या कंपनी ने किया हुआ है उसकी हमें सेल परचेस लेनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी ओनर ने अपने अमाउंट को कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट। ठीक है ना। तो या तो इन्वेस्ट को वो सेल करेगा या दोबारा क्या कर लेगा, इन्वेस्टमेंट में किसी इन्वेस्टमेंट को परचेस कर लेगा। जैसे परचेस से मेरा मतलब है कि अपने अमाउंट को जो उसके पास कैश अवेलेबल है, जो कैश अवेलेबल है उसको वो क्या कर देगा, कहीं पर वो इन्वेस्ट कर देगा। जैसे इन्वेस्टमेंट से मतलब जैसे बिल्डिंग परचेज कर लेगा, ठीक है ना, या किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेगा, शेयर्स लिख देते हैं, शेयर्स, ठीक है, या फिर कोई भी असेट्स जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस में लगी रहेगी उसको परचेस कर लेगा। या फिर जो वेस्टफुल असेट्स है उसे लगता है कि इसको मुझे अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो, असेट्स भी वेस्टफुल है, तो उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसके अंदर क्या लेते हैं, ओनली सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हमें इन दो जो कंटेंट है इनका हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। किसका? दोबारा सीखेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स का या एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स मतलब परचेज का। ये दो ऐसे पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेट करने पड़ेंगे यदि गिवन नहीं है, या फिर हमें इन दो टॉपिक्स पर विशेष मतलब स्पेशल अपना अटेंशन देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है एक बार रीड कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब होता है आपका द सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ने बता दिया, इन्वेस्ट मतलब यदि किसी कंपनी या ओनर के पास कैश अवेलेबल है या एक्स्ट्रा कैश है तो वो उस अमाउंट को वो कहीं पर इन्वेस्ट पैसा कर देता है, जिससे उस पर इंटरेस्ट या फिर रेंट या फिर डिविडेंड उसको प्रॉपरली मिलता रहे। द सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स विच आर नॉट हेल्ड बाय अ कंपनी फॉर रीसेल। मतलब जो भी, जैसे इसका वर्ड का मतलब क्या है रीसेल का, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑनर या कोई भी कंपनी, कोई भी ऑनर या कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स परचेज करती है, तो गुड्स परचेज जब करती है जिसकी वो ट्रेडिंग करती है उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, पर्पस रीसेल, उसका पर्पस होता है रीसेल। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट परचेस करती है तो उसका जो पर्पस होता है वो रीसेल नहीं होता, उसका पर्पस होता है कि उससे वो इंटरेस्ट अर्न करे, डिविडेंड अर्न करे या फिर रेंट। ठीक है। तो पर्पस आर कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस लाइन को दोबारा समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। द सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, द सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स विच आर नॉट हेल्ड बाय अ कंपनी फॉर रीसेल। मतलब रीसेल के लिए उसने परचेस नहीं किया हुआ है, उसका पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म तक वो होल्ड करेगा और इंटरेस्ट रेंट या डिविडेंड उस पर अर्न करेगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑल्सो डिस्क्लोजेस द एक्सपेंडिचर इनकट फॉर द रिसोर्सेज इंटेंटेड। इंटेंट क्या है उसका, जो रिसोर्स यूज कर रहा है, जो कैश यूज कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, टू जनरेट फ्यूचर इनकम। जैसे मैंने बताया था, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड वो फ्यूचर में वो अर्न करना चाहेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर। मतलब अपनी कैपिटल को, अपने कैश को वो डबल ट्रिपल या ग्रो उसमें कराना चाहता है। इनकम एंड कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। सम एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें कौन कौन से जो कैश फ्लोज है, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, उसमें हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं। तो पहला उसमें आता है कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मीन्स
यदि फर्म या कंपनी सेल करती है फिक्स असेट्स को, तो उससे क्या मिलेगा, उसको कैश रिसीव होगा, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। इंटे मतलब कोई भी यदि इंटेंजिबल असेट्स है उसको सेल करता है, उस पर अमाउंट आता है, तो किस में इंक्लूड होगा, कैश रिसीव्ड्स में, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश पेमेंट्स फॉर इंक्योरिंग फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, मतलब कोई कैश पेमेंट करता है एक्वायरिंग करने के लिए, मतलब परचेस करने के लिए किसको, फिक्स्ड असेट्स को, वो भी किस में कंसिडर किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद और कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें इंक्लूड की जाती हैं, उसके आधार है आपका। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कैश पेमेंट्स फॉर एक्वायरिंग शेयर्स एंड वारंट्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। मींस यदि आपने मतलब किसी कंपनी या फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कैश पेमेंट में एक्वायर किए हैं, कैश पेमेंट देकर क्या किए हैं, एक्वायर मतलब परचेस किए हैं, क्या परचेस किए हैं, शेयर्स, वारंट्स, डेप्ट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो भी किसमें कंसिडर किए जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैश रिसीव हुआ है आपको ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको या कंपनी या फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, मतलब कोई प्रॉपर्टी थी जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट दिया है, तो वो भी किस में कंसिडर किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, यदि आपने किसी थर्ड पार्टी को कैश एडवांस एंड लोन्स प्रोवाइड कराया है, तो वो भी क्या बनेगा, आपकी असेट्स बनेगा, और वो किस में कंसिडर किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। हाउएवर इन द केस ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यदि कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी को एडवांस एंड लोन्स प्रोवाइड कराती है, तो किस में आता है वो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उसका वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसका वो बिजनेस है, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उसका बिजनेस ही किसका है, लोगों को लोन्स एंड एडवांस प्रोवाइड कराने का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। अब देखते हैं आगे, आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। यदि जो फर्म है उसने जिसने अभी लोन एडवांस प्रोवाइड कराया था किसी थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी यदि अपना लोन एंड एडवांस रीपेमेंट कर देती है फर्म को, तो किस में आएगा, वो कैश रिसीव माना जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसको एक बात और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपकी फर्म है, इसको फर्म बना देते हैं आपकी, ये ऑनर है फर्म का, ये फर्म का ऑनर है, इसने प्रोवाइड कराया है लोन, किसको, इसने जो लोन प्रोवाइड कराया है ये प्रोवाइड कराया है किसको, थर्ड पार्टी को। तो इसके लिए इस पार्टिकुलर पर्सन के लिए नाम रख देते हैं ए। ए के लिए ये क्या हो गया, असेट्स हो गई, क्योंकि इसने लोन दिया किसको, बी को, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, और इसका जो पर्पस है ए का वो क्या है, इससे इंटरेस्ट अर्न करना, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसने पैसा इन्वेस्ट किया है बी पर। और जब भी इस लोन को रीपेमेंट करता है तो भी किस में आएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर है, तो वही इस पॉइंट बनेगा ये वाला ही, इसके अंदर क्या पॉइंट बनेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, लेकिन यदि किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने यही लोन किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराया था थर्ड पार्टी को, तो किस में आता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। यदि वो रीपेमेंट करता है या फर्म्स को प्रोवाइड कराती है लोन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो किस में आता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आएगा ये, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनेगा। यदि फर्म कैश रिसीव करती है, मतलब इसमें इन बिहाफ मतलब इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, तो ये किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है, तो किस में आता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके लिए वो बिजनेस कर रही है, जिसके लिए उसने पैसा लोन पर दिया है किसको, अदर पार्टीज को। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं इसके जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बार, बहुत इजी है इसका फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखते हैं प्रोसीड्स फॉर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मींस ऐसी एसेट्स जिसको करेंट ईयर में मतलब ड्यूरिंग द ईयर में, करेंट ईयर में क्या किया गया, उसको सेल किया गया है। जैसे आपने सेल किया है मशीनरी, सेल की है लैंड बिल्डिंग, सेल किया है फर्नीचर फिक्चर, सेल किया है इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क और एनी
अदर फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल असेट्स। आपने कोई भी इंटेंजिबल असेट्स या फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स या फिर फिक्स्ड असेट्स सेल की है ड्यूरिंग द ईयर, तो दोनों किस में आएंगी? वो दोनों ही प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल असेट्स, मतलब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी। इसको हम क्या करते हैं? इनको हम प्लस की पोजीशन में लेते हैं, पॉजिटिव में, क्योंकि इससे पैसा हमारे पास आएगा, इसलिए किस में लेते हैं? पॉजिटिव में वो हम लेते हैं। उसके बाद है इसके अंदर और कौन कौन से आइटम है? उसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आपके पास क्या क्या इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव हो रहा है। तो यस, तो इसमें हम क्या कर देंगे? तीनों को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। कौन क्या क्या? डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट ऑन प्रॉपर्टी। ये तभी हम इसको ऐड करेंगे जब भी हमारे पास पॉजिटिव पोजीशन में, मतलब हमारे पास कैश आ रहा होगा। ठीक है। यदि आपने कोई इंटेंजिबल असेट्स या फिक्स्ड असेट्स परचेस की है, इंटेंजिबल असेट्स या फिक्स्ड असेट्स कोई परचेस की है, तो उसको दिखाएंगे हम नेगेटिव की पोजीशन में, मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि उससे हमारे पास कैश क्या गया होगा? यूज्ड हुआ होगा। हमारे पास जो कैश होगा, सोर्सेज होंगी, वो क्या हुई होंगी? यूज्ड हुई होंगी, इसलिए क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। तो क्या क्या है उसमें? परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स मीन्स परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्सचर्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, मतलब गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क। इनको हम दिखाते हैं नेगेटिव की पोजीशन में। तो आपके पास जो कैश अवेलेबल हुआ था इन दो एक्टिविटी से, उसमें से हम जो नेगेटिव कैश था हमारे पास, मीन्स जिससे हमारे पास कैश गया था, यूज्ड हुआ था परचेज करने में फिक्स्ड असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स को, वो माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। या फिर क्या निकल के आएगा? नेट कैश यूज्ड इन एक्टिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यदि प्लस में आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, और यदि माइनस में आ रहा है यही चीज तो क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। आई थिंक फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी ये लग जाए। ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे करेंगे आप। पहला एग्जाम्पल आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या निकालनी है? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसमें क्या निकालनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? क्वेश्चन में परचेज और सेल सेपरेटली दे रखा है। जैसे प्लान परचेज हुआ था 650 का और सेल हुआ है 3 लाख का। तो जैसे मैंने बताया था, जो कोई भी फिक्स्ड असेट्स जब परचेज की जाएगी तो कौन सी पोजीशन पे आएगी? वो माइनस की पोजीशन पर। और कोई भी फिक्स्ड असेट्स या इंटेंजिबल असेट्स परचेज की जाएगी, सॉरी सेल की जाएगी, वो कौन सी पोजीशन पे आएगी? पॉजिटिव की पोजीशन पर। तो 3 लाख क्या हो जाएगा? 3 लाख प्लस हो जाएगा। और परचेज 6,50,000 की क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि परचेज की है, सोर्सेज का यूज़ किया हुआ है, तो नेगेटिव पोजीशन शो करेगा। और सेल करने पर कैश हमारे पास आएगा, इसलिए कौन सी पोजीशन पर आएगा? ये प्लस की पोजीशन पर आएगा। सेम इन्वेस्टमेंट, परचेज किया है वो नेगेटिव पोजीशन पर आएगा और सेल किया है तो पॉजिटिव। गुडविल परचेज की है 1,60,000 की, तो पॉजिटिव पोजीशन पर। पेटेंट सेल किए हैं तो 2,10,000 नेगेटिव पोजीशन पर। और देखते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। क्वेश्चन में हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 5,000। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसमें किस में लेंगे? हम इसको हम पॉजिटिव पोजीशन पे लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। उसके बाद है डिविडेंड पेड और इक्विटी शेयर्स। ये हमारी इन्वेस्टिव एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पेड किया है। डिविडेंड पेड का मतलब है हमने मार्केट में शेयर इश्यू किए होंगे, तो हमने हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको हमने डिविडेंड पेमेंट किया होगा, डिविडेंड को पेड किया होगा। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं हुआ, ये पार्ट हुआ हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस एक्टिविटी में। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 40,000 मीन्स हमने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए और कंपनी ने हमें क्या प्रोवाइड कराया है? डिविडेंड। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? 40,000 हमारे आएंगे प्लस में, ये हमारी पॉजिटिव पोजीशन शो करा रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड ₹12,000 मीन्स
हमने इंटरेस्ट पेड किया है डिवेंचर्स पे, ये भी सेम ही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में हमने डिवेंचर्स इशू किए होंगे और डिवेंचर इशू करने के बाद हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल का पार्ट है क्योंकि हमने लोन लिया है। तो ये दो क्वेश्चन, मतलब दो टॉपिक ऐसे हो गए, दो पॉइंट्स जिसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, द फर्म ऑल्सो परचेज लैंड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव फॉर द सेम 50,000। और कंपनी को या फर्म को जो रेंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 50,000। ठीक है, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। 50,000 हमारा पॉजिटिव पोजिशन शो करा रहा है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 6,50,000 है ये हमारा नेगेटिव है, 3 लाख ये भी नेगेटिव, 1,60,000 ये भी नेगेटिव है, 3 लाख हमारा प्लस है, कोई सेल किया है 1 लाख प्लस के, और 2,10,000 ये भी प्लस का आइटम। इंटर रिसीव हुआ है ये भी प्लस, डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे। 40,000 हमारा प्लस और ये कंसिडर नहीं करेंगे, और ये 5,000 हमारा प्लस पोजीशन शो करा रहा है। तो फाइनली इन सब जो पॉजिटिव है उनको ऐड करके नेगेटिव वाले आइटम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो सेल वाले आइटम है उनको एक ले लेंगे। देखिए, ले लिया। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जैसे डिविडेंड रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, रेंट ऑन लैंड रिसीप्ट, इन सारे पॉजिटिव आइटम्स को हमने प्लस कर लिया। उसके बाद जो नेगेटिव थे जैसे परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 11 लाख, तो 7,05,000 में से 11,10,000 हमारा नेगेटिव पोजीशन दिखा रहा है। तो नेट कैश यूज्ड हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 4,05,000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये दे रखा है, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मशीन एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 with accumulated depreciation 20,000 was sold 40,000. Patents written off were rupees 30,000 and some patents were sold at a profit rupees 10,000. क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में मशीन एट कॉस्ट दे रखी है। यदि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का पार्ट अलग से दे रखा है, जैसे कि मशीन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हो सकता है कि आपको मशीन एट कॉस्ट दे रखी हो या मशीन किस पे दे रखी हो, बुक वैल्यू पर। किस पर, बुक वैल्यू पर लिखा नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखी होगी। जैसे आपको सबसे पता चल रहा है कि 2,10,000 में 90,000 लेस नहीं किए हैं क्वेश्चन के अंदर, मतलब मशीन जितने में परचेज की गई थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपको अलग से दे रखी है। लेकिन कभी कभी आपको खाली क्या दे रखा होगा, मशीनरी लिखा होगा, मशीनरी मशीनरी, और मशीन की वैल्यू दे रखी होगी कितनी, इसको उसमें से लेस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000। मशीन की वैल्यू दे रखी होगी 1,20,000। सिमिलरली यहाँ पर कितना दे रखा होगा, 1,30,000। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि मशीनरी की कॉस्ट जैसे अभी दे रखी है 2,10,000, यहाँ पे 2 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 और 70,000। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों को एडजस्टमेंट करके ओनली क्या दे रखा होता है, मशीन की वैल्यू। मशीन, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। कितनी दे रखी होगी, जैसे बता दिया लेस करके, यहाँ पे दे रखी होगी 1,20,000 और यहाँ पे दे रखी होगी 1,30,000। क्लियर है, लेस करके। अभी तो हमारे पास क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। तो देखिए, अभी आप देखते हैं कि आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपको पता है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 was sold for rupees 40,000, कि आपकी जो मशीन थी वो सेल कर दी गई है 50,000 की। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना था मशीन का, इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर लेते हैं, समझ में आएगा इससे अच्छी तरह। जैसे मशीन थी ओपनिंग बैलेंस में कितनी थी, 2 लाख, और मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, वो 2,10,000
10,000। मशीन की जो सेल की गई है कॉस्ट पर कितनी गई है 50,000। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली मशीन जो परचेज की गई होगी या सेल की गई होगी बाय द कंपनी ऑफ फर्म, वो कितनी गई हो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? देखिए ओपन बैलेंस कितना था 2,10,000। मशीन कितने की सेल हुई है 50,000 की। तो मशीन जो रह गई आपके पास वो कितनी रह गई 2,00,000 माइनस 50,000। मशीन की जो रह गई आपकी वैल्यू कितनी रह गई 1,50,000। जबकि मशीन कितनी शो करा रहा है, मशीन शो करा रहा है वो 2,10,000 की। मतलब आपका जो ओपन बैलेंस होना चाहिए था सेल करने के बाद कितना होना चाहिए था 1,50,000 कॉस्ट पर। तो कॉस्ट मतलब होता है जिसमें डेप इंक्लूड नहीं होती है। तो साफ साफ क्वेश्चन है 2,00,000 का ओपनिंग बैलेंस था और 50 की मशीन सेल कर दी, तो मशीन का बैलेंस होना चाहिए था 1,50,000। जबकि मशीन का बैलेंस कितना दिखा रहा है वो आपको 2,10,000। इसका मतलब क्या है कि मशीन जो परचेज की गई होगी, मशीन जो परचेज की गई होगी कितनी की गई होगी 2,10,000 और मशीन का बैलेंस शो करा रहा है वो 1,50,000। तो मशीन जो परचेज की गई होगी कितनी की गई होगी 60,000 की। क्लियर है? ये तो हमने निकाला कॉस्ट पर। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन का कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन का कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं जब भी हम किस पे निकाल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉस्ट पर। क्या किया हमने, जो कॉस्ट कॉस्ट थी हमारे पास 2,00,000 की, उसमें से जो मशीन सील की गई है उसकी कॉस्ट ले ली 50,000, हम पर आ गया 1,50,000 और मशीन की वैल्यू शो करा रहा है वो 2,10,000। तो मशीन जो परचेज की गई हो कितनी की गई होगी 60,000। ठीक है, ये तो हो गया एट कॉस्ट पे। अब यदि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, खाली क्या दे रखा हो मशीनरी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर 1,20,000, यहाँ पे बैलेंस दे रखा होगा यहाँ पर 1,30,000। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए कि आपकी जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगी है वो कितनी लगी है। जो मशीन थी वो कितने की थी 70,000 की, सॉरी डेप जो थी वो कितनी थी 70,000 की। इंक्रीज होके कितनी हो गई वो 90,000। तो मशीन पे जो डेप लगी ड्यूरिंग द ईयर कितनी लगी 20,000। कितनी लगी 20,000। ठीक है, और एक डेप यहाँ पे लगी है मशीन सील की गई कितनी 20,000 की, 20,000 की। तो टोटल जेट डेप जो आ गई दोनों मतलब टोटल डेप जो आ गई ड्यूरिंग द ईयर मशीन्स पर कितनी आ गई 40,000। एक बार और समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए जो मशीन पर डेप लगी है वो कितनी लगी है 20,000। तो यहाँ लगी है 70 था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग कितना हो गया 90, तो कितना लग गया डेप यहाँ पर 20,000। और 20,000 जो मशीन सेल की गई है उस पर लगी है, तो टोटल डेप जो हो गया ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 40,000। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस था मशीन का वो कितना था, बुक वैल्यू 1,30,000, उस पर डेप कितनी लग गई 40,000 की, जो आपने कैलकुलेट करी है ये वाली डेप। तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई 90,000। ठीक है, अब जो मशीन सेल की गई है उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी। मशीन की कॉस्ट थी 50,000 और डेप लगी थी 20,000 की, तो मशीन की बुक वैल्यू होगी कितनी की 30,000 की। तो लेस कर लेंगे, तो मशीन सेल कर दी है बुक वैल्यू आपने 30,000 की, कितनी आ गई 60,000। कितनी आ गई 60,000। जबकि वो ठीक है, जबकि वो शो कितनी करा रहा है, जबकि वो शो करा रहा है 2,10,000। उसके बाद जब आपके पास 60,000 आ जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो था कितना दे रखा था 1,20,000 और आपका बैलेंस कितना निकल रहा है 60,000। तो क्या करेंगे 1,20,000 में जो क्लोजिंग बैलेंस था 1,20,000 में से जो आपने निकाला है 60,000 वो क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो कितना आया 60,000। तो परचेज कितने की हुई 60,000 की। अब इसी प्रोसेस को एक बार और समझ लेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको रफ कर देते हैं पूरे को।
इसको लिख देते हैं 2,20,000। देखिए 2,10,000 और 90 को माइनस करके 120 बुक वैल्यू, और 2 लाख में से 70 लेस करके 130 बुक वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे इसको दोबारा देख लेंगे। आपने जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है कितनी इंक्रीज हुई 20,000 की, और जो नीचे दे रखी है डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है 20,000 ये वाली, तो टोटल कितनी डेप हो गई 40,000। तो जो ओपनिंग बैलेंस था कितना दे रखा था क्वेश्चन में 1,30,000 ये वाला बैलेंस, उसमें से कितना लेस कर दिया आपने 40,000 लेस कर दिए, तो मशीन की वैल्यू आई 90,000, जिसमें से आपने जो मशीन सेल करी है बुक वैल्यू पर कितनी करी है 50,000 माइनस 20 30,000 बुक वैल्यू की मशीन सेल कर दी। तो मशीन की जो आ रही है कॉस्ट कितनी आ रही है 60,000, और शो कितनी करा रहा है क्लोजिंग में 120। तो आपने कितनी परचेस की होगी ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की परचेस की होगी। तो इस तरह से आप कॉस्ट पर और बुक वैल्यू पर आप मशीन परचेस निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेटेंट्स रिटर्न ऑफ करी हैं आपने कितने के 30,000 के, तो पेटेंट कितने के थे 150 में से आपने 30 के रिटर्न ऑफ कर दिए, तो जो पेटेंट रह गए वो कितने के रह गए 1,20,000। इसको साफ से लिख लेते हैं 1,20,000, ठीक है। और देखा कितने रहा है वो क्लोजिंग में 80,000। तो कितने परचेस कर लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी परचेस नहीं सेल को माइनस हो रहे हैं, तो सेल कर दिया आपने कितने की 40,000 की, और लिख भी रहा है सम पेटेंट वर सोल्ड एट ₹10,000। तो जो आपके पेटेंट से कितने कम हुए 40,000, और कितने पर बेचे हैं आपने 10,000 प्रॉफिट पर, तो ऐड कर देंगे। तो आपने जो सेल किए होंगे कितने सेल किए होंगे 50,000 के, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि आप किसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक बार देखिए, जो आपका कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है कैसे निकालेंगे कि आपने मशीन सेल करी थी, मशीन जो सेल करी थी कितने की सेल करी थी क्वेश्चन में 40,000। तो मशीन सेल करी थी आपने कितने की करी थी आपने 40,000 की, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है इस जगह पर, ये देखिए 40,000 की मशीन आपने सेल करी है, 40,000 की मशीन आपने सोल्ड करी है, ठीक है। 40,000 ये आ गया मशीन की सेल। प्रोसीड सेल ऑफ पेटेंट्स 50,000 के निकाले थे आपने, और परचेज करी थी मशीनरी 60,000 की, जो आपने दो मेथड से निकाल ली थी। तो आपका नेट कैश जनरेटर आ गया, नेट कैश जनरेटर फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया 30,000, कितने में से 90 में से 60 लेस करने के बाद, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।